नमस्कार भाई मेरे मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर फिजिक्स भौतिकी चल रहा है एनसीईआरटी अरिहंत का। ठीक है, क्लास 6 से लेकर के 10 तक सभी क्वेश्चन जितना होगा, लघु बड़ा क्वेश्चन सब। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव ही बनेगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तुओं के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तुओं के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। यदि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड u1 व u2 वेग से गतिमान है तथा आपस में टकराने के पश्चात उनके वेग v1 व v2 हो जाते हैं तो टकराने से पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के नियम तृतीय नियम पर आधारित है, क्योंकि तृतीय नियम के अनुसार पिंडों के समुदाय से बने किसी निकाय पर सभी प्रतिक्रियात्मक बलों का योग अर्थात नेट बल सदैव 0 होता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, क्योंकि तृतीय नियम के अनुसार पिंडों के समुदाय से बने किसी निकाय पर सभी प्रतिक्रियात्मक बलों का योग अर्थात नेट बल सदैव 0 होता है। यह नियम प्रकृति का एक मूलभूत नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। संवेग संरक्षण पर आधारित व्यवसायिक उदाहरण। संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ प्रमुख व्यवसायिक उदाहरण निम्नलिखित हैं। संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ प्रमुख व्यवसायिक उदाहरण निम्नलिखित हैं। नाव से नदी के किनारे पर कूदना। जब हम नाव से नदी के किनारे पर कूदते हैं तो नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाते हैं इससे नाव झटके से पीछे की ओर हट जाती है तथा उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर फेंक देती है। रॉकेट का प्रक्षेपण रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का प्रक्षेपण रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट में एक दहन कोष्ठ होता है। यह नली के द्वारा एक दूसरे कोष्ठ से संबंधित होता है जिसमें ईंधन भरा रहता है। ईंधन ठोस अथवा द्रव किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब दहन कोष्ठ में ईंधन तथा किसी ऑक्सीकारक पदार्थ को मिलान कर विस्फोट कराया जाता है तो इसे उत्पन्न घर्षण के कारण दहन कोष्ठ में दाब बहुत ऊंचा हो जाता है तथा कोष्ठ से गर्म गैसें जेट के रूप में बहुत तीव्र वेग से बाहर निकलती है। ये गैसें रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल आरोपित करती है, अतः रॉकेट त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ता है। जेट हवाई जहाज के इंजन भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जेट हवाई जहाज के इंजन भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को शेयर। आइए, घर्षण किसे कहते हैं?
घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण के बारे में, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है अथवा अथवा गति करने की प्रयास करती है तो उनसे संपर्क तलों पर स्पर्श रेखीय दिशा में एक बल कार्य करता है जो वस्तु की सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह बल घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है अथवा गति करने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों पर स्पर्श रेखीय दिशा में एक बल का कार्य करता है जो वस्तु के सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल या घर्षण कहलाता है। घर्षण बल सतहों के मध्य लगने वाला बल है। घर्षण बल जो है सतहों के लगने वाला बल है। यह सतह के स्वरूप जैसे खुरदरी चिकनी होने के कारण घटता या बढ़ता रहता है। यह सतह के स्वरूप जैसे खुरदरी चिकनी होने के कारण घटता बढ़ता रहता है। घर्षण के दो कारण निम्नलिखित है। प्रथम कारण सतह की अनियमितता। वस्तुओं की सतह की चिकनी या खुरदरी किसी भी प्रकार की हो सकती है। लेकिन वस्तुओं की सतह पूर्णतः चिकनी कभी नहीं होती है। इसमें कई स्थानों पर अनियमितताएं पाई जाती है जो कि उभार तथा अवनमन गर्त के रूप में होती है। इसमें कई स्थानों पर अनियमितताएं पाई जाती है जो कि उभार अवनमन गर्त के रूप में होती है। दो वस्तुओं के मध्य गति में जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है। दो वस्तुओं के मध्य गति में जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है तो अनियमितताओं के कारण ये एक दूसरे से अंतर्घर्षित हो जाती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो इस अंतर्घर्ष के कारण गति का विरोध होता है। यह विरोधी बल ही घर्षण बल कहलाता है। नोट: घर्षण बल संपर्क बल का संपर्क पृष्ठ के समांतर घटक होता है। द्वितीय कारण आणविक सिद्धांत। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहकर गति करती है तो इनके अणुओं के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। अतः एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर गति कराने के लिए आणविक बंधों को तोड़ने के लिए एक आवश्यक बल लगाना पड़ता है। अतः आणविक आकर्षण बल आणविक बल का ही स्वरूप है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहकर गति करती है तो इनके अणुओं के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। अतः एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर गति कराने के लिए आणविक बंधों को तोड़ने के लिए एक आवश्यक बल लगाना पड़ता है। अतः आणविक आकर्षण बल घर्षण बल का ही स्वरूप है। सामान्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि घर्षण बल वस्तुओं के खुरदरेपन के कारण उत्पन्न होता है, परंतु इसके विपरीत यह भी देखा जाता है कि यदि दो सतहों को पॉलिश करके अत्यंत चिकना बना दिया जाए तो उनके बीच घर्षण बल एकाएक बढ़ जाता है। जिसका कारण यह है कि यदि सतहों को अत्यंत चिकना कर दिया जाए तो उनका वास्तविक संपर्क क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाएगा और नियमित उभार कम हो जाएगा
और दोनों वस्तुओं के आधिकारिक अणु एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे और उनके बीच अधिकाधिक आंतरिक बल क्रियाशील हो जाएगा। घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल के बारे में पढ़ रहे, आप घर्षण बल के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक। वस्तु की गति के आधार पर घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु की गति के आधार पर घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती है। स्थैतिक घर्षण, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती है तो उनके बीच अपेक्षित गति होने से पूर्व जो घर्षण कार्य करता है वह स्थैतिक घर्षण कहलाता है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती है तो उनके बीच अपेक्षित गति होने से पूर्व जो घर्षण कार्य करता है वह स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण कहलाता है। आइए सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाली हो। जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाली हो सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु तल के क्षेत्रफल पर नहीं। सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बड़ी आर के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बड़ी आर के अनुक्रमानुपाती होता है। आइए गतिज घर्षण। गतिज घर्षण, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर गति करता है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर गति करता है तो उनके संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण बल गतिज घर्षण बल कहलाता है। गतिज घर्षण बल भी अभिलंब प्रतिक्रिया बड़ी आर के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह गतिज घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। गतिज घर्षण 2 प्रकार के होते हैं। गतिज घर्षण 2 प्रकार के होते हैं। अस्प्री घर्षण पहले पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर सरकती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। उदाहरण, जब किसी ब्लॉक को क्षैतिज तल पर सरकाकर ले जाया जाता है तो ब्लॉक तथा क्षैतिज तल के मध्य कार्यरत घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। लौटनिक घर्षण। और जब कोई वस्तु किसी तल पर बिना फिसले लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण बल लौटनिक तथा बोलनी घर्षण कहलाता है। घर्षण के लाभ व हानियाँ। सामान्य जीवन से लेकर विशिष्ट क्षेत्रों में अनेक कार्यों के लिए घर्षण बल आवश्यक है। सामान्य जीवन से लेकर विशिष्ट क्षेत्रों में अनेक कार्यों के लिए घर्षण बल आवश्यक है, परंतु इसके विपरीत घर्षण के कारण ऊर्जा में सदैव हानि होती है। घर्षण लाभ की व हानियाँ। सामान्य जीवन से लेकर विशिष्ट क्षेत्रों में अनेक कार्यों के लिए घर्षण बल आवश्यक है, परंतु इसके विपरीत घर्षण के कारण ऊर्जा के सदैव हानि होती है। घर्षण के मुख्य लाभ निम्न हैं। धरातल पर चलने हेतु घर्षण बल की आवश्यकता होती है। यदि घर्षण बल अनुपस्थित हो तो व्यक्ति धरातल पर फिसल जाएगा। धरातल पर चलने हेतु घर्षण बल की आवश्यकता होती है। यदि घर्षण बल अनुपस्थित हो तो व्यक्ति धरातल पर फिसल जाएगा। उदाहरण, यदि सड़क पर चलते हुए व्यक्ति के पैर के नीचे केले का छिलका आ सकता है तो व्यक्ति सड़क पर फिसल जाता है, क्योंकि केले के छिलके द्वारा पैर व सड़क के मध्य घर्षण बहुत कम होता है। वाहनों की तीव्र गति हेतु भी घर्षण बल आवश्यक है। यदि घर्षण बल उपस्थित न हो तो वाहन
या गति करना संभव नहीं है। गति करना संभव नहीं है। घर्षण की अनुपस्थिति में वाहनों में ब्रेक कार्य नहीं करते। घर्षण की अनुपस्थिति में वाहनों ब्रेक कार्य नहीं करते, क्योंकि वाहन की गति को कम करना संभव नहीं है। वाहन की गति को कम करना संभव नहीं है। घर्षण के कारण ही मशीनों में घिरनी या पट्टे की सहायता से एक स्थान पर लगाए गए बल दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। घर्षण के कारण ही मशीनों के घिरनी या पट्टे की सहायता से एक स्थान पर लगाए गए बल दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक। ब्लैक बोर्ड पर चौक से तथा पेपर पर पेन या पेंसिल से लिखना भी घर्षण के कारण ही संभव है। घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है। घर्षण के बिना कोई भवन निर्मित नहीं हो सकता है। घर्षण से होने वाली हानियां निम्न है। घर्षण द्वारा दो वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, जिस कारण अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होती है, जैसे हाथ रगड़ने पर गर्मी का अनुभव होता है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम होती है, क्योंकि घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में ऊर्जा का व्यय होता है, जैसे मिक्सर चलाने पर जार का गर्म हो जाना, घूर्णन करने वाली मशीनों के पुर्जे घर्षण के कारण घिस जाते हैं, जिससे वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं तथा अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। घर्षण के कम करने की विधि। घर्षण की निम्न विधियों को कम किया जा सकता है। पॉलिश द्वारा। हम जानते हैं कि खुरदरी सतह पर घर्षण बल का मान चिकनी सतह से अधिक होता है, अतः सतह पर पॉलिश करके अर्थात चिकना बनाने पर घर्षण बल का मान कम हो जाता है। स्नेहक बल। जब तेल अथवा ग्रीस को दो सतहों के बीच डाल देते हैं तो दोनों सतहों के बीच तेल अथवा ग्रीस की एक पतली परत बन जाती है, जिससे दोनों सतहों के मध्य घर्षण बल कम हो जाता है, अर्थात तेल व ग्रीस स्नेहक का कार्य करती है। स्नेहक द्वारा। जब तेल तथा अथवा ग्रीस को दो सतहों के बीच में डाल देते हैं तो दोनों सतहों के बीच तेल अथवा ग्रीस की एक पतली परत द्वारा बन जाती है, जिससे दोनों सतहों के मध्य घर्षण बल कम हो जाता है, अर्थात तेल व ग्रीस स्नेहक का कार्य करती है और ग्रीस का कार्य करती है। उचित निर्माण सामग्री का उपयोग। घर्षण बल दो सतहों के मध्य कार्यरत रहता है। अतः घर्षण बल सतहों के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात घर्षण बल को कम करने के लिए हमें कम घर्षण गुणांक वाले पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण, रबर का कंक्रीट के बीच घर्षण कम होने के कारण ही वाहनों में टायर रबर के बनाए जाते हैं। बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके मशीनों के गतिशील पुंजों के मध्य स्टील की छोटी छोटी गोलियां छर्रे लगाई जाती है, जिनको बॉल बेयरिंग कहते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि रोटरी घर्षण का मान अश्विनी घर्षण से बहुत कम होता है, अतः बॉल बेयरिंग की व्यवस्था से अश्विनी घर्षण रोटरी घर्षण में परिवर्तित किया जा सकता है। ये चीज़ है, ये घूर रहा है, बॉल है। बॉल बेयरिंग धारा रेखीय गति द्वारा तरल पदार्थ द्वारा रेखीय रूप से गति करना। जब किसी वस्तु की आकृति धारा रेखीय होती है तो वस्तु पर तरल पदार्थ पानी हवा का घर्षण घट जाता है। अतः तीव्र गति से चलने वाले वाहन जैसे वायुयान, जेटयान, जलयान, तेज चलने वाली ट्रेनों आदि धारा की रेखीय आकृति प्रदान करने के लिए
उनके सामने वाला भाग मछली के समान न्यूक्लिया बनाया जाता है। यह प्रक्रिया स्ट्रीम लाइनिंग कहलाती है। नोट: यह एक सरल रेखीय प्रवाह ही धारा रेखीय प्रवाह होता है। घर्षण को बढ़ाने के उपाय: घर्षण एक आवश्यक घटक है, अतः घर्षण का मान एक न्यूनतम सीमा से कम हो जाने पर गति संभव नहीं हो पाती है। घर्षण को बढ़ाने के उपाय निम्नलिखित है। वाहनों को घर्षण को बढ़ाने के उपाय: घर्षण एक आवश्यक घटक है, अतः घर्षण का मान एक न्यूनतम सीमा से कम हो जाने पर गति संभव हो जाती है। घर्षण को बढ़ाने के उपाय निम्नलिखित हैं। वाहनों को सुगमता से चलाने के लिए उनके पहियों में नियमित प्रक्षेप या खांचे बनाए जाते हैं। चिकनी सड़क पर तथा बर्फ के ढके रास्तों पर फिसलन को कम करने के लिए उन पर रेत का छिड़काव किया जाता है, जिससे सरलता से गति हो जाती है। जूतों के तले खुरदुरे और कड़े रबर तथा चमड़े को बनाए जाते हैं। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम घर्षण में वृद्धि कर सकते हैं। व्यायाम में अपने हाथों को रुक्ष पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण में करके अच्छी पकड़ बना सके। तरल पदार्थ गैसों तथा द्रवों को तरल कहा जाता है। तरल अपने से होकर गुजरने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उस तरल के सापेक्ष गति का निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तुओं की आकृति तथा तरल की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है। वाहनों की उचित आकृति प्रदान करके उन पर लगने वाले तरल घर्षण को कम किया जाता है। तरल घर्षण को कर्षण भी किया जाता है। कर्षण भी क्या कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल जब कोई पिंड या वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इसके वेग में परिवर्तन होने के कारण गतिमान पिंड पर अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। जब कोई पिंड या वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इसके वेग में परिवर्तन होने के कारण गतिमान पिंड पर अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। न्यूटन के नियमानुसार त्वरण सदैव किसी बल से उत्पन्न होता है तथा इस बल की दिशा वही होगी जो त्वरण की दिशा है। अतः वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल F बराबर दरिमन गुना अभिकेंद्र त्वरण M बराबर v²/r बराबर mv²/r। अभिकेंद्र बल कोई मूल बल नहीं है। अभिकेंद्र बल कोई मूल बल नहीं है। ये प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न बलों, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल आदि में कोई भी बल अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है। अभिकेंद्र बल के उदाहरण: अभिकेंद्र बल के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। वृत्ताकार मोड़ पर कार का मुड़ना: जब कोई कार सड़क के वृत्ताकार मोड़ से गुजरती है तो उसे वृत्ताकार पथ पर मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। कार को यह आवश्यक बल उसके टायरों व सड़क के बीच विद्यमान घर्षण बल से मिलता है। यदि टायर घिसे हो अथवा सड़क गीली, बर्फीली या चिकनी हो तो घर्षण बल कम हो जाता है। यदि इस स्थिति में घर्षण बल इतना कम हो कि कार का आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं हो तो कार मुड़ने के बजाय फिसलने या पलटने लगती है।
झुकी हुई बोले आनत। सड़क सड़क पर कार की गति अथवा सड़क पर बंकन। समतल सड़क के वृत्तीय मोड़ पर गति के लिए कार की आवश्यकता। अभिकेंद्री बल सड़क सड़क पर कार के टायरों के बीच के लगने वाले घर्षण बल किसे प्राप्त होता है? घर्षण बल का मान कार के टायर घिस जाने पर गीली सड़क पर सर्किट वाली सड़क पर बहुत कम हो जाते हैं। अतः वृत्तीय मोड़ का आवश्यक अभिकेंद्री बल केवल घर्षण बल पर आधारित नहीं होता है। घर्षण बल पर अभिकेंद्री बल की निर्भरता को कम करने के लिए सड़क के किनारों को उठाकर बनाया जाता है। अतः मोड़ों पर के अंदर और ढलान बना देते हैं जिससे सड़क क्षैतिज से किसी कोण पर झुक जाती है। इसे सड़क का झुकना या बंकन कहते हैं। इसी प्रकार रेल की पटरियां बिछाते समय मोड़ों पर अंदर वाली पटरी को बाहर वाली पटरी की तुलना में कुछ नीचा बिछाते हैं। ऐसा करने से मोटर अथवा रेलगाड़ी मोड़ पर गुजरने पर समय स्वयं के अंदर और झुक जाती है जिससे आवश्यक अभिकेंद्री बल उत्पन्न हो जाता है। यह बल पृथ्वी के अभिलंब प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक घटनाओं में वृत्तीय गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा हम जानते हैं कि वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। अतः पृथ्वी पर भी अभिकेंद्री बल लगता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। पृथ्वी को यह बल सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पक्ष पर घूमता है। यह अभिकेंद्री बल का एक उदाहरण है। परमाणु की वृत्तीय गति। परमाणु के इलेक्ट्रॉन E- नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमते हैं। इस स्थिति में आवश्यक अभिकेंद्री बल परमाणु के नाभिक धनावेश के इलेक्ट्रॉन और ऋणावेश के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अतः परिणाम में इस अभिकेंद्री बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है। अब आइए अब केंद्र बल के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो वस्तु पर वृत्तीय पथ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है। इस बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ करती है तो वस्तु पर वृत्तीय पथ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है। इस बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल के अनुप्रयोग। अपकेंद्र बल के निम्न अनुप्रयोग हैं। दूध से क्रीम निकालना। इस यंत्र का प्रयोग द्रव्य की उपस्थिति विभिन्न द्रव्यमानों के कणों के पृथक करने के लिए किया जाता है। इसमें द्रव्य को भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में द्रव्य का भारी कण हल्के कणों में अपेक्षा अधिक दूरी पर अर्थात परिधि की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न द्रव्यमान के कण पृथक हो जाते हैं। दूध से क्रीम निकालने की मशीन इसी सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन का ड्रायर कपड़ों का सूखना। वॉशिंग मशीन के ड्रायर के एक लंबा तथा ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन होता है तथा इसकी दीवार छिद्र होती है। गीले कपड़े को इस बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन का संबंध एक विद्युत मोटर से कर दिया जाता है। इससे एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है। घूर्णन गति के कारण कपड़ों में उपस्थित जल के कारण अपकेंद्र बल का अनुभव करते हैं जिसके कारण यह कण बाहर की ओर गति करते हुए बर्तन की दीवार में बने छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार जल के कण कपड़ों से अलग हो जाते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। अपकेंद्र में वस्तु पर कार्यरत और संतुलित बल उसकी विरामावस्था या गति की अवस्था में
परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे चलती हुई साइकिल की चाल ब्रेक लगाकर बदली जा सकती है। संतुलित बलों से वस्तु की विराम या गति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु वस्तु की आकृति बदल जाती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगा वो संतुलित बाह्य बल संवेग में परिवर्तन कर सकता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम एवं बल एवं संवेग परिवर्तनों तथा त्वरण के बल के मध्य संबंधों को बताता है। बल का ऐसा मतलब न्यूटन इसका प्रतीक n है। गति के तृतीय नियम द्वारा हम यह स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा क्रिया बल है और कौन से प्रतिक्रिया है। यह दोनों परस्पर विनिमय होते हैं। प्रतिक्रिया बल तब तक कार्य करते हैं जब तक कि क्रिया बल कार्य करता रहे, अतः यह दोनों बल समकालीन होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों वस्तुएं परस्पर संपर्क में हो। जैसे दो चुंबकों के बीच संपर्क न होने पर भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का होना। सभी अस्पृ घर्षण अस्थिति घर्षण में थोड़ा कम होता है। रोटरी घर्षण स्प्रिय घर्षण से कम होता है। थैंक यू वाचिंग करने के लिए। लाइक शेयर कमेंट प्लीज सब्सक्राइब सपोर्ट मी।